कहानी गोल्ड के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों सुनते हैं सपना सिंह जी की लिखी कहानी तुमने कहा था ना। दोस्तों, सपना सिंह जी हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध लेखिका और चर्चित कहानीकार हैं। उनकी कहानियां देश की विभिन्न नामी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। आइए सुनते हैं इन्हीं की लिखी कहानी। अमिता दी लगातार फोन कर रही थी। तब से जब से उनकी बेटी की शादी तय हुई थी। जरूर आना है कि रट। पहले डेट नवंबर में फिक्स हुई थी, पर टलते टलते अब जाकर मई में फाइनल हुई है। मेरे पास भी कोई बहाना नहीं था न जाने की। बेटी बाहर हॉस्टल में थी और बेटे की छुट्टियां चल रही थीं। बस मौसम को लेकर पशोपेश में थी। पता नहीं लोग गर्मियों में क्यों शादी रख लेते हैं। गर्मियों में तो अपने घर की सुकून भरी ठंडक ही भाती है। अमिता दी ने फोन पर कहा था जरूर आना है। सभी आ रहे हैं। सभी से उनका मतलब मेरी दोनों मौसी, मम्मी, दोनों बहनें, भाभी, मौसी की लड़कियां, बहू और ननिहालपन के मामा मामी, उनके बच्चे, इन लोगों से था। यूं भी मैं शादियों में शामिल होना जरूर चाहती थी और मेरी राय है कि सभी को व्यक्तिगत रूप से ये कोशिश जरूर करनी चाहिए कि वह अपने परिवार की, सगे संबंधियों की शादियों में जाने का समय निकाल सके। इससे हम बहुत से ऐसे लोगों से मिला लेते हैं जो हमारे बहुत अजीज होते हैं, पर संजोगवश हम उनसे वर्षों से नहीं मिले होते। अमिता दी थी सबसे बड़ी मौसी की मछली बेटी। कविता, अमिता, विनीता बहनें, भाई कोई नहीं। आज भी याद है गर्मियों की छुट्टियों में बड़ी मौसी के गांव जाना। मौसी जी की अच्छी खासी जमींदारी थी। गांव में सबसे बड़ी हवेली उन्हीं की थी। 8वीं के बाद गांव में कोई स्कूल न होने की वजह से विनीता दी हम लोगों के यहाँ रहकर पढ़ रही थी। कविता और अमिता दी नानी के यहाँ से प्राइवेट इम्तिहान देकर 10वीं 12वीं BA में करती रहीं। विनीता दी भी 11वीं के बाद वहीं चली गई थी पढ़ने, क्योंकि पापा का स्थानांतरण जहां हुआ था वह छोटा सा कस्बा था और लड़कियों के लिए वहां सिर्फ हाई स्कूल ही थी। विनीता दी 3 साल में ही हमारे परिवार का हिस्सा बन गई थी। मैं तो उनके साथ ही सोती, साथ ही खाती पीती। यहाँ तक कि छुट्टियों में जब मम्मी ननिहाल या ददिहाल जाती, मैं विनी दी के साथ उनके गांव चल देती। कभी कभी साथ में 1.25 साल छोटा भाई भी होता। यूं भी बड़ी मौसी का गांव उस जमाने में एक हॉलिडे डेस्टिनेशन ही हुआ करता था हमारे लिए। मौसी जी की बड़ी सी हवेली, जिसके भीतर 80 के दशक में मौजूद सभी आधुनिक साजो सामान मौजूद था। ब्लैक एंड वाइट टीवी थी जो अक्सर बिजली न होने की वजह से बंद ही रहा करती थी। जनरेटर सिर्फ रात में चलता था या फिर इतवार को, जब टीवी पर रामायण आता। मौसी जी के यहाँ सिर्फ हम ही भाई बहन नहीं जाते थे, बल्कि मामा और मौसी लोगों के बच्चे भी गर्मी की लंबी छुट्टियां बिताना पसंद करते। मौसी के हाथ की बनी टेंगर मछली का स्वाद मेरे कहीं न जाने वाले पापा को भी वहां खींच लाता। मौसी के गांव जाते तो वो भूल जाते कि उनकी पोस्ट उनको इतनी छुट्टियों की इजाजत नहीं देती। मध्य प्रदेश वाले मौसा मौसी, उनके दोनों बेटे बंटी और बबलू भैया, तीनों मामा के बच्चे, दोनों मछली मौसी जी के बच्चे, सभी अपनी गर्मी की छुट्टियों के कुछ दिन वहां जाते ही। गोरखपुर से बनारस जाने वाले रोड पर था मौसी का गांव। हवेली के सामने राप्ती नदी का सुंदर नजारा। अक्सर हम सब बच्चे मौसी जी के साथ सुबह सुबह बांध पर सैर करने चले जाते। मौसी के देवर बड़े साहब थे, उनके बच्चे भी आते। बड़े साहबी रुआब वाले बोर्डिंग स्कूलों के रहवासी। उनका चलना, उठना, बैठना, बोलना एक खास एटीट्यूड से संचालित। हम गोरखपुर देवरिया बस्ती जैसे कस्बाई शहर में रहने वाले बच्चे बड़े कौतूहल से उन लोगों को देखते। खास तौर से अभय दादा से तो सारे बच्चे इंस्पायर्ड थे। IIT कानपुर में थे वो उन दिनों। हम बच्चों में एक ललक सी रहती उनके आसपास बने रहने की। उनके आसपास तो गुड्डी दीदी भी बनी रहती थी।
मछली मौसी की बड़ी बेटी गुड्डी दी। नाजुक सी, हरदम अपनी खूबसूरत आंखों को किसी किताब में गड़ाए। जब हम सब डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनने के ख्वाब देखते, वो धीमी आवाज में कहती, मुझे तो लेखक बनना है। उन दिनों दीदी लोग गुड्डी दीदी और अभय दादा को जोड़कर कुछ कुछ हंसी मजाक भी कर लेती। गुड्डी दी बेचारी शर्म से लाल गाल और रुआसी आंखें लेकर मौसी जी से फरियाद करती। अभय दादा अजब तरीके से मुस्कुराते हुए उठकर हम बच्चों से जीके का कोई लवझाऊ सवाल पूछने लग पड़ते। एक जमाना हो गया वो सब बीते हुए। आज सब कुछ यूं याद आ रहा है मानो कल की ही घटी कोई घटना। एक एक कर बड़ी मौसी जी की लड़कियों की शादी हो गई, सिर्फ छोटी कविता दी बची थी। मौसा जी स्वर्ग सिधार चुके थे। कविता दी की शादी को लेकर मौसी बहुत चिंतित रहा करती थी। आखिरकार अमिता दी के पति समर जीजू ने उनका रिश्ता तय कराया। सारा इंतजाम भी उन्होंने किया लखनऊ में। 20 वर्ष पूर्व इसी तरह हम सब लखनऊ में इकट्ठा हुए थे। हमारा परिवार, दोनों मौसियों का परिवार, मामा मामी लोग, उनके बच्चे, गुड्डी दी भी थी। सभी गोरखपुर से, इंटरसिटी से लखनऊ आए थे। गुड्डी दी ने झट खिड़की के साथ वाली सीट पकड़ी थी और आदतन किताब में आंखें धंसाली थी। मामी लोग उनकी खिंचाई में लगी थी। उनकी शादी भी तय थी जो 6 महीने बाद जाड़ों में होनी थी। मामी लोगों का कहना था, बच्ची किताब उताब का चक्कर छोड़, गृहस्थी वाली बातों में मन लगाए। पर गुड्डी दीदी के लिए तो किताबें मानो उनके जीने की वजह थी। उनका लिखा बहुत तो नहीं पर प्रकाशित होने लगा था। शादी में अभय दादा की भी पूरी फैमिली आई हुई थी। उनकी पत्नी, 4 साल का बेटा, छोटा भाई, उसकी पत्नी, मम्मी, दीदी, सभी लोग। जीजा जी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी। बड़े भाई की तरह सारा कुछ संभाल रहे थे। सबने खूब एंजॉय किया। गुड्डी दीदी अक्सर किसी कोने में कुर्सी पर पैर मोड़कर बैठी होती, किताब में आंखें घुसाए। लगता सबके बीच भी हैं और सबसे अलग भी। कभी कभी कोई उन्हें छेड़ भी देता। लखनऊ में ही ब्याही उनकी एक बड़ी ही खूबसूरत सी सहेली भी उनसे मिलने आई थी। कविता दीदी के फेरों के समय हम सभी बैठे थे मंडप के आसपास बिछे गद्दे पर। गुड्डी दीदी भी थी, अभय दादा की पत्नी की बगल में बैठी। उनका बेटा वहीं सो रहा था। मैंने देखा था, उनका हाथ बच्चे के सिर को सहला रहा था। बीच बीच में कभी वो भाभी से बात करती, कभी शादी की रस्म को देखती, जाने क्या सोचने लग पड़ती। अभय दादा दूसरी तरफ ठीक सामने बैठे थे। कभी उठकर वो बाहर भी चले जाते, फिर आकर बैठ जाते। बीच बीच में सभी उठ बैठ रहे थे। गर्मी थी, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक के दौर चल रहे थे। मैं उठकर बाथरूम गई थी। लौटने से पहले छत पर चली गई थी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें और डिस्पोजल ग्लास लेने, जो ऊपर ही रखे थे। छत पर अंधेरा सा था। ऊपर कुछ कमरे और एक बड़ा सा हॉल था। हॉल में ही हम सब लोगों का बिस्तर लगा था। हमारे अटैची बैग भी वहीं थे। 2 बड़े बड़े कूलर भी लगे थे। कमरे में लाइट जल रही थी, लगा कोई है। गुड्डी दीदी, पर वो तो नीचे थी। आई होंगी कुछ लेने, पर उनके साथ कोई है। कौन? मैं खिड़की के पास सरक आई थी। आज भी विश्वास नहीं होता। उस रात जो देखा सुना था वो सच बनकर बीता था, समय की किताब पर। बाद में उस सच का कोई भी निशान नहीं ढूंढ पाई थी मैं। आज भी वो सब यादों में कौंधता है तो अपने आप को डपटना पड़ता है। शायद मेरी आंखें और मेरे कान दोनों एक झूठ के साक्षी बने थे। आज फिर 20 वर्ष बाद वही शहर लखनऊ, फिर वही परिचित चेहरे। समय एक पूरा चक्र घूम चुका है। एक पीढ़ी सामने दिख रही है। कुछ चेहरे काल कलवित होकर यादों में पनाह पा चुके हैं। उम्र ने अपने होने के निशान हर चेहरे पर अलग अलग अंदाज में छोड़ा है। कुछ चेहरे खाए या घाए, सुखी संतुष्ट, और कुछ चेहरे हारे थके, परेशान हाल। इतने चेहरों में सिर्फ एक चेहरा ऐसा था जिस पर समय ने अपने निशान छोड़ने में मानो खूब संकोच से काम लिया था। जो निशान थे वो भी अच्छे से लगते हुए। मौसम कोई सा भी हो, शादी ब्याह में औरतें टीवी सीरियल की नायिकाओं जैसी सजने में एक दूसरे से होड़ करती दिखती हैं।
पर गुड्डी दी तो बिल्कुल अलग थी। कॉटन या शिफॉन की क्लासी साड़ियाँ और स्लीवलेस ब्लाउज, बालों का गर्दन पर ढलका सा जूड़ा, श्रृंगार के नाम पर माथे पर अस्वाभाविक रूप से बड़ी गोल मरून बिंदी। उनके डस्की कॉम्प्लेक्सन पर गजब की सूट करती। मेरी मम्मी अक्सर कहती, ये गुड्डी 100 रुपए की साड़ी भी पहन ले तो साड़ी 1000 की लगने लगती है। गुड्डी दी तो ऐसी शुरू की थी। साधारण सी वस्तुएं भी उनके पास पहुंचकर असाधारण रुतबा पा लेती थी। उनसे हमारी मुलाकात साल 2 साल में होती ही रहती थी। जब भी वे मायके आती, उन्हें हमेशा सुखद आश्चर्य होता। हर साल यूं लगता मानो उनकी उम्र 1 साल और कम हो गई हो। मामियां, भाभियां, दीदियां जो अपने बेडौल काया, पेट पर चढ़ती चर्बी और चेहरे पर बढ़ती रेखाओं से हैरान थी। उनसे उनकी शेप और कसी त्वचा का राज पूछती। स्लिम ट्रिम, आखिर करती क्या थी वो? कुछ नहीं, बस एक खून जलाने वाला साथी जुटा लो आप लोग, वह हंसकर कहती। हमने उन्हें सिर्फ मेडिटेशन करते ही देखा था। कभी भी कहीं भी वह ध्यान मग्न हो जाती। मौसी उनके इस मेडिटेशन से खूब चिढ़ती। ये सब घर गृहस्थी वालों को नहीं सोहता, बेकार का नाटक। पर दीदी तो बहुत ऐसा करती जो घर गृहस्थी वाली औरतें नहीं करती। वो टीवी पर सास बहू वाले सीरियल नहीं देखती थी, पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्में देखती या अवार्ड विनिंग फिल्में। जीजाजी चिढ़ाते, भाई ये तो कृषि दर्शन देखती हैं। आज भी गुड्डी दीदी वैसी ही थी, अपने आप में गुम। उनके 2 कहानी संग्रह आ चुके थे। लखनऊ में भी 2-3 रचनाकार उनसे मिलने के लिए फोन पर बात कर चुके थे। उनका एक छोटी सी गोष्ठी आयोजित करने का विचार था। कभी वह फोन पर किसी पत्रिका के संपादक से बात करती होती, तो कभी किसी पाठक का फोन होता। कुल मिलाकर हमारी गुड्डी दीदी एक उभरती संभावनाशील रचनाकार के रूप में अपनी पहचान बना रही थी। उनकी वहीं लखनऊ में रहने वाली सहेली मधुरिमा दीदी भी आई थी। हम लोग तो उन्हें पहचान ही नहीं पाए थे, बिल्कुल गोल हो गई थी। दोनों को बातें करते देख अभय दादा की बीवी भी आश्चर्य से बोल उठी थी, अरे ये तो आपकी वही सहेली है ना, कविता जी की शादी में मिले थे हम। हाँ, मेरी ज्यादातर चीजें पुरानी ही हैं। गुड्डी दी हंस पड़ी थी। शादी खूब अच्छे से हुई थी। जीजा जी ने इकलौती बेटी के विवाह में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शादी एक खुले हरे भरे पंडाल में थी। सब तरफ ठंडी हवा फेंकते पंखे चल रहे थे। भीगे भीगे लॉन में चहलकदमी करते लोग। गुड्डी दीदी, कविता दीदी, मैं, अभय दादा, उनकी पत्नी, मामी लोग सब साथ ही बैठे थे। अभय दादा का परिवार सबसे स्पेशल था। वह स्वयं किसी राजा से कम नहीं लग रहे थे। हंसी मजाक, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम का दौर। सभी दूल्हा दुल्हन को सराह रहे थे। फेरे और विदाई भी वहीं से होनी थी। जयमाल के बाद सभी कपड़े चेंज करने चले गए। गुड्डी ने हल्की शिफॉन पहनी थी, नीले रंग की। पता नहीं चेहरा क्यों उतरा हुआ था। सबने पूछा क्या बात है? ऐसे ही थोड़ी बेचैनी है, ठीक हो जाएगा। पर थोड़ी ही देर में वो पसीने पसीने हो गई। अपने हाथों से अपने सीने को थामे वह कुर्सी पर निढाल सी पड़ गई थी। सभी भौचक। विवाह की रस्में शुरू थी। कन्यादान हो रहा था। अभय दादा के छोटे भाई और बहनोई दोनों डॉक्टर थे। स्थिति उन्होंने संभाली। मौसी लगातार रो रही थी और अभय दादा बदहवास। यू चीट मी, तुमने कहा था ना अपना ख्याल रखोगी हमेशा। डैम यू। वो क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे? उस आपाधापी में किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एकदम से मेरी आंखों में 20 वर्ष पहले का दृश्य कौंध गया। प्रॉमिस करो अपना ध्यान रखोगी हमेशा। जवाब में गीली कांपती सी आवाज, रखूंगी। वर्षों से जिस दृश्य और आवाज को मैं अपने कानों और नजरों का धोखा समझ झूठ माने बैठी थी, आज उस झूठ का सारा सच उजागर था। अभी आप सुन रहे थे सपना सिंह जी की लिखी कहानी तुमने कहा था ना।